ये बात है साल 541 की, यानी आज से तकरीबन 1500 साल पहले, जब यूरोप के ठीक इस हिस्से में आसमान पर एक ऐसा मंजर देखा गया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। काफी घने बादलों ने आसमान पर डेरा डाल लिया था और ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक लिया था। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वालों को कहाँ मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस वक्त ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। और ये मंजिल भी इस्तांबुल यानी उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल में ही देखा जा रहा था। कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन और फिर कुछ हफ्ते, लेकिन ये अनोखे बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। दिन ब दिन मामला काफी सीरियस होता जा रहा था और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि पिछले कई हफ्तों से कॉन्स्टेंटिनोपल ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन किसको मालूम था कि ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो किसी के ख्वाब में भी नहीं था। फैक्टोपीडिया की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ईयर 541 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस दौर में भी यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे और पिछले कई हफ्तों से बादलों के साए ने सारे लोगों को काफी बेचैन किया हुआ था। लेकिन मामला तब मजीद सीरियस हो गया जब यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिर जाते थे और फिर कुछ ही देर बाद उनकी डेथ हो जाती थी। ये मामला देखकर डरे और सहमे हुए लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद अब दुनिया के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। ऊपर आसमान पर गहरे बादल, फिजा में एक अजीब सी फोग और ज़मीन पर लाशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। गर्मियों के मौसम में सख्त सर्दी पड़ना शुरू हो गई और बर्फबारी इतनी तेज़ हो गई कि ना ही लोगों की फसलें बचीं और ना ही जानवर और परिंदे। उस वक्त के बाइजेंटाइन एम्परर, जिनका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने लोगों को पुरसुकून रहने का हुक्म दिया और ये कहा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कुछ भी नहीं होगा। एम्परर के इस बयान ने लोगों को मजीद बेचैन कर दिया था, क्योंकि ये बीमारी ना ही बुरे इंसानों को देख रही थी और ना ही अच्छे इंसानों को। रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्रों में दफनाया जा रहा था। और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ खाने पीने का सामान भी ख़त्म होने लगा था। बाइजेंटाइन एम्पायर की फ़ौज वैसे तो काफ़ी ताकतवर मानी जाती थी, लेकिन इस मामले में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। ये पूरा खिता इसी बीमारी की लपेट में था। आसमान पर गहरे बादल जहाँ भी जाते जा रहे थे, वहाँ ज़मीन पर अजीब बीमारी फैल रही थी। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमानी बीमारी की असल वजह क्या है। वहाँ लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि अब इस दुनिया का दी एंड आ चुका है। और उनका इस बात पर यकीन तब मजीद बढ़ गया जब बाइजेंटाइन एम्पायर खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गया। ये बीमारी तारीख का सबसे पहला रिकॉर्डेड पेंडेमिक था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 सालों तक चलने वाली अजीब आसमानी बीमारी ने इस पूरे कॉन्टिनेंट का सारा निज़ाम धर्म भरम कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ ऐसे इलाके भी थे कि जहाँ पूरे 2 सालों तक सूरज ही नहीं निकला था। लेकिन किसी को भी इस मिस्ट्री की असल वजह मालूम न पड़ सकी। काले बादलों का खौफनाक साया, गर्मी के मौसम में बर्फबारी का पड़ना, जानवर, फसलें और परिंदों के साथ साथ इंसानों का भी मर जाना इस बात की निशानी थी कि कुछ तो ज़रूर ऐसा हुआ था जो किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं था। पर अब जाकर तकरीबन 1500 साल गुजरने के बाद 2013 में आखिरकार साइंसदानों और एक्सपर्ट्स ने इस खौफनाक आसमानी बीमारी की असल वजह का सुराग लगा लिया है। लाखों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट्स की एक टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची और इनका यहां आने का मेन मकसद माजी के क्लाइमेट पर रिसर्च करना था।
ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। यहाँ आम हालात में बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट के रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जून जुलाई में जहाँ कई मुल्कों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता था, उस वक्त ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता था। गर्मी का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता। इसी वजह से यहाँ की बर्फ का मेल्ट होना भी इम्पॉसिबल है। आसमान से बरसने वाली स्नोफॉल फिजा में मौजूद पार्टिकल्स को भी अपने साथ जमीन पे ले आती है। यानी अगर माहौल में डस्ट होगी तो वो स्नोफॉल के साथ नीचे ज़मीन पर आ जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ बर्फ़ के नीचे पिछले 1 लाख सालों का क्लाइमेट डेटा अभी तक महफूज है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ़ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती है। एक साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी अगर आज से 1500 साल पहले का क्लाइमेट डेटा जानना हो तो स्नो के सैंपल्स को बाहर निकाल कर उसकी लैब टेस्टिंग करना ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग का काम शुरू किया और पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ़ को बाहर निकाल लिया गया। निकाले जाने वाले स्नो कोर की टोटल लंबाई 100 मीटर से भी ज़्यादा थी, जिसमें बर्फ़ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टेनियम की खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसमान से बरसे थे। निकाले जाने वाले आइस कोर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया गया तो हैरत अंगेज तौर पे ईयर 500 से लेकर 600 के दरमियान पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की एक स्पाइक देखी गई। ये स्पाइक इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 सालों तक काले बादल मंडला रहे थे, उस दौर में एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस होती है जो न कि सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों, पौधों और परिंदों के लिए भी खतरनाक होती है। अगला टास्क ये जानना था कि 6th सेंचुरी के दौरान एटमॉस्फेयर में सल्फर क्यों मौजूद था और वो आया कहां से था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि आसमान में इतने ज्यादा सल्फर पार्टिकल्स सिर्फ एक चीज से पैदा हो सकते हैं और वो चीज है वोल्केनो। जी हाँ, जमीन के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की सूरत में उबल रहे होते हैं। अर्थ की आउटर लेयर अपने प्रेशर से मैग्मा को बाहर निकलने से रोकती है, जबकि मैग्मा हर वक्त कोई जगह तलाश करता रहता है कि जिससे वो बाहर निकल सके। मैग्मा और जमीन की ये जंग सिर्फ तब तक चलती रहती है जब तक समुंदर का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर समुंदर का पानी मैग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है और यही गैस अब मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर देने लगती है और फिर किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा लावा की सूरत में फटकर बाहर निकल आता है। पानी और सल्फर ये दोनों चीजें वोल्केनो के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि ये पावरफुल गैस की सूरत में आसमान में फैल जाती हैं। इंतहाई ताकतवर वोल्केनो से निकलने वाली वोल्केनिक गैस हजारों मील दूर तक भी आसानी से फैल सकती है। आसमान में मौजूद सल्फर पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो किसी भी सूरत में इंसान के लिए डेडली साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी पास नहीं होने देते। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टेनियम के केस में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक वोल्केनो था। एक तरफ जानलेवा सल्फ्यूरिक गैस तो दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। ये बादल बरसेंगे तो जैसे तेजाब की बारिश होगी, और अगर ये नहीं बरसेंगे तो इंसान को सूरज की रोशनी के लिए तड़पा देंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें इंसानों के लिए हर मोड़ पर तबाही ही तबाही थी। जिस वोल्केनो के फटने से ये सारी तबाही हुई थी, वो वोल्केनो कौन सा था ये जानना अभी भी बाकी था। कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे तक पहुंचे, कॉन्स्टेंटिनोपल से 11,700 किलोमीटर दूर समुंदर के उस पार ठीक इस मुकाम पर एलोपोंगो लेक है। जब कॉन्स्टेंटिनोपल में प्लेग ऑफ जस्टेनियन आया था, उस दौर में इस लेक के अंदर से एक खौफनाक वोल्केनो फटा था और उसकी जीती जागती मिसाल ये पहाड़ है। ये पहाड़ तो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है,
लेकिन ये असल में वोल्केनिक ऐश का पहाड़ है जो इसी लेक के अंदर 1500 साल पहले फटने वाले वोल्केनो के नतीजे में बना था। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग वोल्केनोज के साए तले रहते हैं। ये वोल्केनोज कब फटेंगे इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। हमें सिर्फ ये मालूम पड़ चुका है कि जो वोल्केनोज इंसानी आबादी से हजारों किलोमीटर दूर भी हैं, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के वोल्केनोलॉजिस्ट, क्लाइमेट रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट पास्ट में फटने वाले वोल्केनोज और उनके नतीजे में होने वाले नुकसान पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं ताकि इंसानों को इस तबाही से बचाया जा सके। उम्मीद है कि फैक्टोपीडिया की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगली दिलचस्प वीडियो में।